हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के सभी इम्पोर्टेंट नियम तैयार करने वाले हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और आखिरी वाला नियम जो बताऊंगा उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, तो उसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वो सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बिल्कुल संपूर्ण किताब के। तो आज का पहला नियम जो कि है, देखिए, कूलाम का नियम। कूलाम यानी कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, प्रश्न पूछ लिया जाएगा पेपर में से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे समझिए कैसे, कि मान लीजिए कोई एक विद्युत परिपथ है, इस पर एक आवेश है Q1 Q2 और इससे एक दूसरे से कितनी दूरी पर, r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन पर लगने वाला बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोई मान लेते हैं हम, एक प्लस में है और एक माइनस मान लेते हैं, तो इन पर लगने वाला बल क्या हुआ, F हो गया। तो क्या करेंगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल आवेशों के Q1 Q2 के गुणनफल की अनुक्रमानुपात, यानी आवेश जो बल है वो आवेश Q1 Q2 के गुणनफल यानी कि मध्य गुणा के अनुक्रमानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी r है, यानी मध्य की दूरी r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² होता है। अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिख दें तो F क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² हो जाएगा। ठीक है। अगर हम और अच्छा लिखना चाहें, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो K Q1 Q2/r² हो जाएगा, जहाँ K क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, K क्या है, एक नियतांक है। अगर चाहो तो इसका मान इसको लिख सकते हैं K बराबर पर 1/4πε0, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्या हो जाएगा, ε0 इंटू Q1 Q2/r², ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम हो जाता है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का निर्धारण कीजिए, तो नियम का निर्धारण कीजिए, तो यही लिख सकते हैं। इससे न्यूमेरिकली बन जाते हैं पेपर में, तो इसको तैयार कर लेना है। फिर अगला नियम कहता क्या कहता है, देखिए अगला नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि गॉस का नियम लिखिए। गॉस का नियम देखो, यहाँ इसमें हम नियम बताने वाले हैं, इसका निर्धारण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का Q का 1/ε0 गुना होता है। मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी इससे होकर गुजरने वाला क्या होगा, विद्युत फ्लक्स, इस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश Q का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर Q/ε0 गुना हो जाएगा, एक गॉस नियम कहलाता है। ठीक है, फिर आता है प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि क्या हो, स्थिर हो, तो चालक की सिरों के बीच विभवांतर यानी भी, उसमें प्रवाहित धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी क्या हो जाएगा कि भी अनुक्रमानुपाती I हो जाएगा। अगर हम चिन्ह हटाते हैं तो भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R I आ जाएगा, जहाँ R क्या होता है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध होगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो V बराबर क्या होता है, RI, ये हो जाता है ओम का नियम हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। फिर क्या होता है प्रश्न, किरचॉफ के नियम आप खुद समझ सकते हो तो कितने इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किरचॉफ के नियम क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम क्या पढ़ लिया हमने कि प्रथम नियम से हम संधि नियम, धारा नियम कहते हैं, और ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो याद रहेगा कि प्रथम नियम क्या कहता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली, मान लीजिए एक संधि है, संधि O है, और इस पर अलग अलग धाराएं मिल रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं धाराएं हैं, यहाँ से मान लेते हैं कोई धाराएं, जैसे हम मान लें कि I1 I2 I3 I4 I5,
ये अलग अलग धाराएं हैं। तो क्या है, किस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। अगर हम इसका निर्धारण करना चाहें तो मान लीजिए, माना कोई संधि क्या लिख दें, O है, उसमें मिलने वाली धाराएं I1 I2 I3 हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं, तो संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए I1 I2 संधि की ओर आ रही हैं, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, यानी संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली तो ये दूर जा रही हैं, तो माइनस I3 हो जाएगा, माइनस I4 हो जाएगा, माइनस I5 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा और बराबर कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अगर हम लिखना चाहें तो I1 प्लस I2 इन सबको उस साइड पहुँचा दें तो प्लस की हो जाएंगी, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 हो जाएंगी। तो ऐसे हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो आप और भी लिख सकते हो, माना कि एक संधि O है जिस पर मिलने वाली धाराएं I1 I2 I3 हैं। इसमें संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 I2 धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ये क्या होंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। इस एक किसका, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, के नियम का पालन करता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रथम नियम। अब देखते हैं इसका द्वितीय नियम, जिसे हम बंद पास का नियम कहते हैं, ठीक है, या लूप का नियम कहते हैं। तो लूप नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास या लूप में लगे समस्त विद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए उस लूप में बहने वाली धारा क्या है, I है, उसका संगत प्रतिरोध क्या है, R है। इन दोनों का गुणनफल उस लूप या बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल यानी E के क्या होता है, बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी सिग्मा IR बराबर क्या होता है, सिग्मा E हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बंद पास या जो लूप है, इसमें बहने वाली धारा मान लेते हैं I है, इसका संगत प्रतिरोध R है और इसमें जो लगा विद्युत वाहक बल क्या है, E है। तो क्या होगा, क्या होता है, एक दूसरे के धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, उसमें लगे विद्युत वाहक बल की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या कहता है, द्वितीय लूप, यानी क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। जैसे बंद पास का नियम या क्या कहते हैं, लूप नियम कहते हैं, या इसे बोल्टता नियम भी कहते हैं। क्या करते हैं, इसे बोल्टता नियम भी कहते हैं, ठीक है, बोल्टता नियम भी कहते हैं, याद रहेगा। चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न जिसे आप वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर पढ़ लेना है। क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घेरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। जहाँ पर μ0 क्या होता है, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन, यानी समाकलन क्या होगा, डेल्टा L का चुंबकीय समाकलन किसमें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा सम उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत धारा का μ0, धारा क्या होगी, I का μ0 गुना होता है। μR लिख सकते हो, या लिख सकते हो कि μI लिख सकते हो, ठीक है, μI गुना होता है। तो ये क्या जाता है, उसका नियम। यहाँ पर म्यू क्या बताया कि निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, जिसका मान यानी म्यू का मान कितना होता है, 4 पाई गुणे 10⁻⁻⁷ होता है, याद रहेगा। ये एम्पियर का परिपथीय नियम कहलाता है। फिर देखिए अगला नियम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैराडे के नियम होते हैं। फैराडे के नियम में लेंज का नियम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो लेंज का नियम पढ़ेंगे, क्या होता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं, याद रहेगा। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, इसलिए मैंने इसको बताया है, ठीक है। फिर आप पढ़ सकते हैं क्या कि प्रेरित धारा याद करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो क्या कहता है दाएं हाथ का नियम, कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तब पहली उंगली क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक में चलने की दिशा को, यानी चालक में चलने की दिशा को प्रदर्शित करेगा, तथा बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कोई अंगूठा है और ये सामने वाली इसकी एक उंगली है, और ये क्या हो जाएगी,
उसके सामने उसके बीच वाली एक और उंगली हो जाएगी। इन दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या हो जाएं, परस्पर लंबवत हो जाए। तो सामने की उंगली किसकी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक की दिशा में, चालक की गति की दिशा में हो जाएगा, ठीक है, गति की दिशा में होगा, और उंगली किसमें, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो याद रहेगा ये क्या कहलाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। तो अगला नियम देख लेते हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है आज का, जो मैं लास्ट में जिसकी बात कर रहा हूँ कि लास्ट में आपको उसको जरूर पढ़ना है, वो है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है, तो आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन, यानी इन्हें किसके आधार पर, फोटोन, फोटोन क्या होता है, जो प्रकाश जन छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन, यानी छोटी छोटी किरणों के रूप में चलता है उन्हें फोटोन कहते हैं। कि आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है और उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा यह ऊर्जा दो रूपों में मुक्त होती है। पहली कौन सी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने के कार्यफलन के रूप में, यानी W बराबर H न्यू जीरो के रूप में, ठीक है। और एक पहले क्या लिख रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से पूर्ण ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या होती है, E बराबर H न्यू होती है। क्या होती है, E बराबर H न्यू होती है। तो याद रहेगा कि क्या होगा कि जब आइंस्टीन के अनुसार जब फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, उसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है, यानी मुक्त होती है, इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन की भी संपूर्ण ऊर्जा को पूर्ण रूप से क्या कर लेता है, वे अवशोषित कर लेती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा यह ऊर्जा कितने रूप में, दो रूप में प्रयुक्त होती है। पहली तो क्या होगी कि कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, E बराबर H न्यू हो जाएगी। पहली किसके रूप में होगी, कार्यफलन के रूप में, यानी E बराबर W बराबर H न्यू जीरो, और दूसरी शेष गतिज ऊर्जा के रूप में, किसके रूप में जाएगी, शेष गतिज ऊर्जा के रूप में। तो आपने गतिज ऊर्जा पढ़ा कि K बराबर क्या होता है, K मैक्सिमम अधिकतम बराबर क्या होता है, 1/2 mv² मैक्सिमम होता है। इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 कह सकते हैं आप, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करें, दो रूप में। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो शेष ऊर्जा है, यानी जो कुल ऊर्जा है, वो कितने रूप में आई, एक तो कार्यफलन के रूप में और प्लस एक किसके रूप में, गतिज ऊर्जा की के मैक्सिमम के रूप में। तो हम क्या करें, जो तीनों मान है यहाँ से उठाकर हम इसकी जगह पर रख दें। तो E की जगह क्या लिखेंगे, H न्यू लिखेंगे, और W की जगह क्या लिखेंगे, H न्यू जीरो लिखेंगे, और गतिज ऊर्जा की जगह 1/2 mv² मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो हम क्या करें, इसको इसके पास पहुंचा दें, यानी क्या कर दें हम 1/2 mv² मैक्सिमम को यहीं पर रखे रहने दें, और H न्यू के पास किसको माइनस हो जाएगा, उस साइड जाएगा, तो H न्यू जीरो हो जाएगा। और हम क्या करें कि 1/2 mv² मैक्सिमम, इसमें से H को कॉमन ले लें तो क्या होगा, न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा ये क्या हो जाएगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये हो जाएगी आपका H प्लैंक नियतांक, ये हो जाएगी आवृत्ति, और ये हो जाएगी दहलीय आवृत्ति हो जाएगी। न्यू जीरो क्या हो जाएगी, आपकी दहलीय आवृत्ति हो जाएगी। तो याद रहेगा, तो इस नियम को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।